बच्चों, वेलकम टू योर अगला वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 11 की फिजिक्स में कराए जाने वाली मेरे द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सही सुना आपने। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला वीडियो लेक्चर है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपको सजेशन है कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल है। और वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं वो बखूबी जानते हैं, इनफैक्ट वो अच्छे से जानते हैं कि मैं उन्हें क्या पढ़ाता आ रहा हूं और क्या क्या चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आपको बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों कि आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का एक कंटिन्यूड वर्जन है। जी हां, आज का वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का एक कंटिन्यूड वीडियो वर्जन है। यानी जो मैं आज कराने जा रहा हूं वो एक्चुअली मैं पहले शुरू कर चुका हूं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में वो खत्म नहीं कर पाया था तो आज खत्म कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। यानी एक गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाले प्रेशर के आधार पे हमने गैस लॉज को डिराइव किया था। हाँ, वही गैस लॉज जैसे कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक्स लॉ और वो सारे लॉ जो बचे हैं अभी भी हमने ये बाकी के हमने डिराइव कर लिए थे। अगर कुछ बचा है तो दो लॉ बचे हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको दोनों खत्म करा दूंगा और हमारा ये टॉपिक यही फिनिश हो जाएगा। तो बचा क्या है? मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको डेरिवेशन कराई थी, द डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, याद करिए। सेकंड मैंने आपको कराई थी द डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। थर्ड मैंने आपको कराई थी द डेरिवेशन ऑफ गे-लुसेक्स लॉ। चौथी मैंने आपको कराई थी द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। पांचवी मैंने आपको कराई थी द डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। हाँ जी, अब अगर कुछ बचा है तो दो डेरिवेशन बची है, एक जिसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड द डेरिवेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये दो डेरिवेशन बची हैं। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको ये दो डेरिवेशंस अच्छे से समझाते हैं। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप में से कोई बच्चा आज का ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहा है तो मेरी सजेशन है कि मत देखो, पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को देखो और फिर लौट कर यहां आओ और अपने दिमाग में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बिठाओ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों। हेडिंग डालेंगे हम लोग, हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। एक बच्चा बोला किस चीज की? हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। अरे किस चीज की? हाँ, लिख रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपने बिल्कुल सही सुना, हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है ये अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देता हूं। एक बच्चे ने कहा सर ये लॉ क्या होता है ये नहीं पता, डिफ्यूजन क्या होता है ये पता है, क्योंकि डिफ्यूजन का वर्ड आप लोग 9th क्लास से सुनते आ रहे हो। अगर आपको डिफ्यूजन का मतलब पता है तो पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको डिफ्यूजन का क्या मतलब पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफ्यूजन का मतलब ये पता है जो उन्होंने क्लास 9th की फिजिक्स में भी पढ़ा था, इनफैक्ट फिजिक्स से कहीं ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ा था और उससे कहीं ज्यादा 9th क्लास के सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। जी हाँ, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था। क्या ये वही वाला डिफ्यूजन है? मतलब वही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। सुन लो यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब क्या है। आप जानते हो कि डिफ्यूजन मीन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये आप जानते हो, सही जानते हो, गलत नहीं जानते। अभी भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन फिजिक्स में यहां पे डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वन गैस, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वन गैस एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द अदर गैस when they both are brought in close proximity to each other and they tend to mix with each other। मतलब कि अगर एक कंटेनर में मैं दो गैसेस या दो से अधिक गैसेस को मिक्स करने की कोशिश करूं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं, जो आपस में मिक्स कर सकती हैं और मिक्स करके कुछ नया बना सकती हैं, तो दो गैसेस का आपस में मिक्स हो पाना या दो गैसेस का आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाना या दो गैसेस का आपस में मिक्स होने की प्रक्रिया को समझना आपके लिए जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। तो वो क्या चीज है जो आपको समझनी है उस पर दीजिएगा ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो सिंपल सा यहां पे फंडा है
डिफ्यूजन का मतलब है यहां पे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो यहां पे डिफ्यूजन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, या डिफ्यूजन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, यानी सिंपल शब्दों में कहूं मतलब दो गैसेस का आपस में मिक्स होना, दो गैसेस का आपस में मिक्स होना, दो गैसेस का आपस में मिक्स होना, यानी एक कंटेनर में, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने दो गैसेस के पार्टिकल्स लिए। एक गैस के पार्टिकल्स को मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया और दूसरे कलर के गैस के पार्टिकल्स को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया। तो सपोज कीजिए कि ये एक गैस का पार्टिकल है और ये दूसरी गैस का पार्टिकल है। तो अगर ये दो गैस के पार्टिकल्स हैं और ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो लेट अस से कि दिस इज गैस A and let us say this is gas B, और गैस A और B आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उनके मिक्स होने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है सर, समझ गए? अगर उनके मिक्स होने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। ग्राहम्स नाम के वैज्ञानिक ने एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी गैस का किसी दूसरी गैस में मिक्स हो पाना इतना आसान नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो व्हाट डिड ही सेड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोई दो गैसेस का आपस में मिक्स हो पाना, कोई दो गैसेस का आपस में मिक्स हो पाना, कोई दो गैसेस का आपस में मिक्स हो पाना डिपेंड्स अपॉन देयर डेंसिटी, सही सुना आपने, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और डेंसिटी आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी गैस की ज्यादा होगी ना तो वो कंटेनर में नीचे बैठ जाएगी। हल्की डेंसिटी की जो गैस होती है ना, वो गैस होती है जो आसानी से पूरे कमरे में फैल सकती है। हम लोगों के घरों में हम लोग दो तरह से खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के कुछ घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए, मतलब गैस से सिलेंडर का कनेक्शन है। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के घरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL की जो वो पीली वाली पाइप आती है, येलो कलर की जो पाइप आती है, इसका मीटर से गैस चलती है, वो वाला कनेक्शन होगा। अब मुझे ये बताओ कि गैस तो गैस है, लीक तो कोई भी हो सकती है, लेकिन क्या आप ये फैक्ट जानते हैं? मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये आपको पता है कि नहीं पता, ये एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? सुनो ध्यान से। फैक्ट ये है कि जो हमारे घर में जो सिलेंडर की गैस होती है, अगर वो लीक कर जाए, यानी LPG गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज सो फास्ट कि द मोमेंट इट इज गोइंग टू लीक फ्रॉम द सिलेंडर, इट विल गेट इमीडिएटली मिक्स्ड विद द सराउंडिंग एयर। यानी आपके घर के चूल्हे पे लगे सिलेंडर से लीक होने वाली गैस के मिक्स होने की प्रक्रिया, उसके डिफ्यूज होने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा होती है कि जब वो लीक करेगी तो वो पूरे घर में फैल जाएगी, और जब वो लीक करेगी और पूरे घर में फैलेगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अगर गलती से किसी ने उस समय लाइटर या बर्नर ऑन कर दिया या माचिस की तिल्ली से आग लगाने की कोशिश करी, डेफिनेटली इट विल लीड टू अ मैसिव फायर एक्सीडेंट। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा और बन जाएगा। मतलब कि हमारे घर में सिलेंडर के द्वारा होने वाली गैस की लीकेज से एक बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो जो गैस होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो एक लाइट गैस होती है, और जब वो लीक करती है तो पूरे सराउंडिंग में फटाफट से डिफ्यूज करती है। क्योंकि उसकी डेंसिटी है कम, इसलिए उसके प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में है दम। लेकिन IGL की जो पाइपलाइन होती है पीली वाली, अगर गलती से उसमें गैस लीक कर भी जाए, तो उस गैस की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एस्केप नहीं करेगी। उसमें अगर आपने आग लगाने की कोशिश भी करी, अगर वो लीक कर भी रही है, तो वो सिर्फ उसी हिस्से में आग पकड़ेगी जहां से वो लीक कर रही है। एटलीस्ट आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, परंतु वो ब्लास्ट नहीं करेगी, एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये बात पता थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक फैक्ट बनाकर आप लोगों के साथ, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के साथ शेयर किया जाए, और मैंने बखूबी किया। दिस मींस कि LPG गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन
होता है ज्यादा क्योंकि उसकी डेंसिटी होती है कम, इसलिए उसके डिफ्यूजन में होता है दम। परंतु आइडियल पाइपलाइन से ट्रैवल करने वाली जो गैस होती है, उस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो होता है कम क्योंकि उसकी डेंसिटी में होता है दम। वो गैस की डेंसिटी थोड़ी हैवी होती है, इसलिए वो पूरे कमरे में लीक होने के बावजूद भी नहीं फैल पाती। यही बात ग्राहम्स ने अपने लॉ ऑफ डिफ्यूजन से समझाने की कोशिश करी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोई दो गैसेस का आपस में मिक्स हो पाना डिपेंड्स अपॉन देयर डेंसिटीज। व्हाट डिड ही सेड, उसने क्या कहा या ये लॉ क्या कहता है? ही सेड दैट, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, he said that rate of diffusion, he said that rate of diffusion of two gases, rate of diffusion of two gases is inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional to the square root, is inversely proportional to the square root of their density, is inversely proportional to the square root of their densities. That is अगर मैं कहता हूं if R1 is the rate of diffusion, if R1 is the rate of diffusion of gas A, and if R2 is the rate of diffusion of gas B, then R1 बटा R2 and then R1 बटा R2 is directly proportional to ρ2 बटा ρ1। या मुझे कहना चाहिए कि R1 is inversely proportional to density of gas 1 and मुझे कहना चाहिए R2 is inversely proportional to density of gas 2। एक बच्चे ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं मानता, आप मुझे इसका प्रूफ देके दिखाओ। अरे प्रूफ की ही तो डेरिवेशन चल रही है आज, हम कर क्या रहे हैं, हमारा काम ही ये चल रहा है, डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किसके बेसिस पे? मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। हम गैस के प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार आप बोर्ड पे डाल लीजिए नजर, ताकि आपके जीवन में शुरू हो जाए कामयाबी की डगर, नहीं रह जाए आपके जीवन में कोई इफ बट या मगर और अगर। कहने का मतलब ये कि आपको मैंने बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये वो है जो हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूव करना। थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूं, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो चलिए हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। डायग्राम भी मैं मिटा दे रहा हूं, डायग्राम भी आपका मिटा रहा हूं, हमें प्रूव करना है। तो हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सब लोग जरा ध्यान देंगे, डेरिवेशन कहती क्या है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट R1 बी द रेट ऑफ diffusion, let R1 be the rate of diffusion of gas A, let R2 be the rate of diffusion of gas B, let ρ1 be the density, let ρ1 be the density of gas A, let ρ2 be the density of gas B। देन मैं यहां पे सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, देन हम जानते हैं। अच्छा मेरा मन कर रहा है यहां पे एक और चीज लिखने का जो मैं लिख सकता हूं, लेट C1 बी द RMS वेलोसिटी, लेट C1 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस A, ये भी आप अच्छे से जानते हो। लेट C2 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस B, ये भी आप अच्छे से जानते हो। Therefore हम लिख सकते हैं, एक बच्चा बोला क्या, अरे देखो तो सही क्या, हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू, हमारे पास हमने फॉर्मूला सीखा था 1/3 mc², 1/3 हमारे पास आ गया आपका या सीधा रो वाला फॉर्मूला लगा दूं, हाँ ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस A 1/3 रो C1² रो 1c², ये देखिए प्रेशर ऑफ गैस A, and pressure of gas B is equal to 1/3 rho 2 C2²। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, at equilibrium, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब, at equilibrium मतलब जब दोनों गैसेस, मतलब
जब दोनों गैसेस का प्रेशर, जब दोनों गैसेस बराबर से डिफ्यूज होंगी, मतलब जब दोनों गैसेस बराबर से डिफ्यूज होंगी, मतलब जब दोनों गैसेस बराबर से डिफ्यूज होंगी, तब मैं यहां पे लिख सकता हूं तब प्रेशर ऑफ गैस A विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस B, दैट इज हम लिख सकते हैं 1/3 रो 1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 रो 2 C2 स्क्वायर। कैंसल रो 1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 C2 स्क्वायर, और रो 1 बटा रो 2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बटा C1 स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में रो 1 बटा रो 2 इज इक्वल टू C2 बटा C1। पहले यहां तक देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं आया? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट माय ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ क्लास 11 टू पे अटेंशन, ताकि ना हो आपके जीवन में कोई भी टेंशन, अगर आप देते हैं अपनी पूरी अटेंशन। ये चीज मैंने आपके सामने करके दिखाई है। अब इसमें हमें एक चीज ऐसी है जो पता होनी चाहिए, वी नो दैट। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, ये फैक्ट है, वी मस्ट नो दैट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन वेलोसिटी ऑफ दैट गैस। ये तो कॉमन सेंस है यार। जिस गैस की गति होगी ज्यादा, उसकी मूवमेंट होगी ज्यादा, तो उसकी मिक्सिंग भी होगी ज्यादा। अगर गैस की गति होगी ज्यादा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगा ज्यादा। जो गैस का गति होगी कम, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगा कम। यानी मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिश्ता निकाल रहा हूं डेंसिटी के साथ, लेकिन फिलहाल बता रहा हूं गति के साथ। ये कॉमन सेंस है दैट R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 and R2 is directly proportional to C2. So therefore R1 बटा R2 is equal to C1 बटा C2। इस रिश्ते को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे। अगर इस रिश्ते को मैं यहां यूज करता हूं, तो मुझे प्राप्त होता है रो 2 बटा रो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में इज इक्वल टू मेरे पास आता है C2 बटा C1। तो C2 बटा C1, सॉरी यहां पे रो 2 नहीं था, यहां रो 1 था, यहां पे रो 2 था। C2 बटा C1 लिख सकता हूं मैं R2 बटा R1, या मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पहली गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दूसरी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस। मैंने उल्टा करके लिख दिया, बात वही पड़ेगी। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, 2 बार नहीं, मैं कहता हूं 3 बार सही। मेरे प्यारे बच्चों, अरे जरा घूरो तो सही, प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो टेंशन। प्यारे बच्चों को मिलती रहे अपने जीवन में कामयाबी की पेंशन। प्यारे क्लास 11 के बच्चों, मैंने आपके सामने बोर्ड पे करके दिखलाई है एक प्यारी सी छोटी सी डेरिवेशन, जिसके अंदर सीधे हाथ पे बोर्ड के नीचे वाले कोने में लाल रंग के डब्बे में लिखा हुआ एक्सप्रेशन that simply says that R1 बटा R2 is inversely proportional to rho 2 बटा rho 1। या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। हेंस प्रूव्ड। क्लास 11th के प्यारे बच्चों, जरा देखो मेरे बच्चों, क्या आपको समझ आ रहा है? जी हां माय डियर क्लास 11 के प्यारे बच्चों, ये हमारे द्वारा बताए जाने वाली, पिछले टॉपिक के अंदर कराए जाने वाली डेरिवेशंस में बचे वाली, यानी मतलब जो बची हुई डेरिवेशन है। इसलिए मेरी आपको सजेशन है कि अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर ले, और अगर आप में से कोई बच्चा किताब खोल के बैठा है तो फिर ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा किताब खोल के बैठा है तो आप भले ही इसे नोट डाउन ना करें, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे तब भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। आप भले ही इसे नोट डाउन ना करें, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। नेक्स्ट और आखिरी डेरिवेशन जो हमें गैस लॉ के बेसिस पर डिराइव करनी है, वो है हमारी डेरिवेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ
ऑफ पार्शियल प्रेशर। सही सुना, बोर्ड पे लिखी हुई सारी सूचना हूं मिटाने जा रहा और अब जो बताने हूं जा रहा, क्या उस पे आपका ध्यान है? जरा भी जा रहा? और अगर नहीं जा रहा तो जरा देखें कि ये मास्टर आपको है क्या सिखा रहा। तो चलिए प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, लिखवाने हूं मैं, देखो क्या जा रहा। डेरिवेशन ऑफ Dalton's law of partial pressure, derivation of Dalton's law of partial pressure। हम डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के लॉ की डेरिवेशन कर रहे हैं और किसका इस्तेमाल करके? हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी हम गैस के प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी गैस के प्रेशर के कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बट ये कहता है कि अगर एक कंटेनर में अलग अलग गैसेस ली जा रही हैं, अलग अलग गैसेस ली जा रही हैं, अलग अलग गैसेस, एक कंटेनर में अगर अलग अलग गैसेस ली जा रही हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, परंतु उस गैस के कंटेनर में रहकर पूरा प्रेशर लगा रही है। अलग अलग गैसेस ली जा रही हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, परंतु उस कंटेनर में रहकर पूरा प्रेशर लगा रही है। तो ये सभी गैसेस, गैस ए, गैस ए, गैस ए, गैस ए, गैस ए, गैस ए, भाई गैस बी, गैस बी, गैस बी, भाई गैस बी, भाई गैस सी, भाई गैस सी, भाई गैस सी, भाई गैस सी, एंड देन टू सी, भाई देखो जी, भाई गैस डी, भाई गैस डी। मतलब साफ साफ सुन लीजिए क्या है ये लॉ, कहता क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये लॉ कहता है कि जब किसी कंटेनर में, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब किसी कंटेनर में अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर लिया जाता है, जब किसी कंटेनर में अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर लिया जाता है, तब टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, तब टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू algebraic sum, तब टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द algebraic sum ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, जिसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। तब टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द algebraic sum ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, जिसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यानी जो हर एक गैस अपना प्रेशर तब लगाएगी जब वो अकेली मौजूद होगी, उसका उतना ही प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। मतलब ऐसा मत सोचो कि अगर मैंने एक गैस को बाकी गैसेस के साथ कंटेनर में डाल दिया तो किसी एक गैस का प्रेशर बाकी गैसेस की मौजूदगी के कारण बढ़ या घट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक गैस के प्रेशर पे किसी दूसरे गैस के प्रेशर का एज सच कोई प्रभाव ना आ रहा है, ना कोई प्रभाव माना जा रहा है। तो मतलब सिंपल कहिए कि टोटल प्रेशर जो आ रहा है वो सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करके आ रहा है। दैट इज, मैं साफ बोलूं तो P नेट, या मुझे कहना चाहिए P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पहली गैस, प्रेशर ऑफ दूसरी गैस, प्रेशर ऑफ तीसरी गैस, डॉट प्रेशर ऑफ आखिरी गैस। मेरे बच्चों आ गई गैस, देखो कितनी बच्चे को कोई डाउट वाली गैस। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ है रहा, मेरे बच्चों को सारी बात क्लियरली समझ आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देंगे इसकी तरफ पूरा ध्यान और पूरी अटेंशन, है मेरी गारंटी नहीं होगी आपको कोई टेंशन।
एक बच्चे ने साफ मानने से इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता कि किसी गैस के अंदर टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, मैं नहीं मानता। प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई दैट ऑल द गैसेस आर एट सेम टेंपरेचर, उन सबको सेम टेंपरेचर पे लेके चलना है और उनका सबका सेम वॉल्यूम लेके चलना है। ऐसा नहीं कि एक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेना है, सेम वॉल्यूम सेम टेंपरेचर की कंडीशन लेके चलेंगे और प्रेशर को अलग लेके चलेंगे, तो सबका टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ आ रही है। तो चलिए इस चीज का प्रूफ करते हैं, हो सकता है यही हो जाए, यही से शुरू कर देते हैं प्रूफ। इस चीज का प्रूफ देखते हुए कैसे करेंगे प्रूफ, ये देखिए, लेट, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, लेट m1 बी द मास ऑफ each molecule। m1 क्यों कहूं मैं, m1 डॉट m2 m3 कर दो ना, लेट m1 m2 m3 बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हमने m1 m2 m3 मान लिया। उसके बाद लेट n1 n2 n3 डॉट 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 बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस, हर गैस के मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए। लेट C1 C2 C3 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ ईच गैस। ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं लेट छोटू P1 छोटू P2 छोटू P3 डॉट 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 Pn बी द प्रेशर, और वो प्रेशर कौन सा वाला, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस, हर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर। अब हमें प्रूव करना है। सो देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं, सो देयरफॉर टोटल प्रेशर कैन बी written as capital P is equal to छोटा p1 छोटा p2 छोटा p3 छोटा p4 डॉट 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 pn। ये मैंने लिख दिया, मतलब आप देख लीजिएगा छोटा छोटा है, ठीक है। और कैपिटल P हमें प्रूव करना है इसके बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में P है, अगर राइट हैंड साइड में मैं P लेकर आ गया तो हेंस प्रूव हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इस चीज को, आइए, ऊपर की जगह हमारे पास अच्छी खासी है, इसे मिटा देते हैं ताकि हमें प्रूव करने में आसानी रहे। प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, तो P नेट इज इक्वल टू पहली गैस का प्रेशर 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर, दूसरी गैस का प्रेशर 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर डॉट 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 आखिरी गैस का प्रेशर 1/3 ρn और Cn का स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हो रो मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है, तो P नेट इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 अपॉन v C1 स्क्वायर प्लस 1/3 m2 n2 अपॉन v C स्क्वायर डॉट 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 1/3 mn आपका और आपका n पार्टिकल डिवाइड बाय v इनटू Cn स्क्वायर। ये तो पता है ना, टोटल मास मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो P नेट इज इक्वल टू 1/3v, ब्रैकेट में बचा हमारे पास m1 n1 C1 स्क्वायर m2 n2 C2 स्क्वायर डॉट 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 mn nn Cn स्क्वायर। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब क्योंकि मैं यहां पे बहुत प्यारा पॉइंट लिख रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल गैसेस आर एट same temperature, therefore they all will have same value of average kinetic energy, that is half और हमारे पास m1 C1 square should be equal to half m2 C2 square should be equal to half m3 C3 square and that should be equal to half m C square which should be equal to 3/2 kBT। भाई
हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 3/2 केवीटी होता है। तो ये सबकी जगह मैं 3/2 केवीटी पुट कर सकता हूं। अगर मैंने सबकी जगह 3/2 केवीटी पुट कर लिया तो सबका mc2 सेम है। क्यों? क्योंकि सबका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर सबका कंफ्यूजन है, सुनो ध्यान से भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mc2। तो पहली गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1c1²। दूसरी गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m2c2²। लेकिन सभी गैसेस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, और यहां पे सभी गैसेस का टेंपरेचर सेम है, तो सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम। तो सबका हाफ mc² वाला हिस्सा सेम हुआ। और हम जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केवीटी होता है, व्हेन k/kbt में kb इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हाफ m1c1², हाफ m2c2², हाफ m3c3² में सबका mc² वाला हिस्सा सेम हुआ। तो उस हिसाब से इस पूरे एक्सप्रेशन में से P नेट इज इक्वल टू 1/3V में से मैं m और साथ में c² बाहर निकाल सकता हूं। ब्रैकेट में बचेगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 n, यानी सारे पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख सकते हैं 1/3V, और हमारे पास सारे नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं m इंटू n कर दूं, यानी मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इंटू n, और साथ में मैं यहां पे c² कर दूं, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस m इंटू n is going to be the total mass which becomes, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, it becomes 1/3V, और आया इससे m और साथ में c², यानी साफ साफ क्यों नहीं बोलते सर जी, 1/3 m/bc², which is again equal to 1/3 रो c²। और यही तो होता है नेट प्रेशर। देखो जी, शुरुआत किससे करी थी? नेट प्रेशर से। लेकर आया नेट प्रेशर पे, मतलब जो मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 Pn, वो हेंस प्रूव्ड हुआ। पहले एक बार देखो, फिर मैं कहता हूं कि घूरो। फिर भी कोई आए परेशानी तो आप अपने मुंह से निकालो जुबानी, मतलब कि अपनी आवाज निकालो, और आप मुझसे पूछो कि जो आपको समझना है, क्या उसको समझने में कोई डाउट आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात मैंने यहां पे करी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया, ऐसा जो आपने नहीं सुना हो पहले जैसा। तो यहां पे सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब भाई एक मॉलिक्यूल का मास m था, अगर उस m को सारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास मिलेगा। तो n1 n2 n3 डॉट 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 n तक जाकर m से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास मिला। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम becomes density 1/3 rho c², which is actually the pressure का फॉर्मूला। आई होप मेरे बच्चों को समझ आ गया ये फॉर्मूला। देखो मैं कहता हूं घूरो, आए मन में कोई सवाल मचा दो मेरे बच्चों, बवाल दे दो पूरी अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई भी टेंशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है पी नेट का काले रंग का डब्बा, एंड दिस काले रंग का डब्बा पी नेट इज इक्वल टू ये वाला पी। लेफ्ट हैंड साइड में पी से शुरुआत किया था, राइट हैंड साइड में भी पी से खात्मा किया, हेंस प्रूव्ड हुआ दैट द टोटल प्रेशर ऑफ एनी कंटेनर दैट कंटेन्स मेनी नंबर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द algebraic sum of the individual partial pressure of each gas. Capital P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 dot 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 Pn. I hope मेरे बच्चों को समझ आया, और इस टॉपिक का दी एंड आई होप मेरे बच्चों को समझ आया। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस लॉस के डेरिवेशन का टॉपिक खत्म हुआ है। अभी और बहुत कुछ आना है बाकी, उसके लिए कराऊंगा आपको थोड़ा सा इंतजार। बस है मेरी आपसे गुजारिश, मत करना आप अपना समय बेकार। माय डियर प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो दिया आप सबने अपने जीवन का कीमती वक्त, उस सब के लिए मैं आपको अपनी तरफ से करता हूं शुक्रिया तहे दिल से। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर ही नहीं करते हो या फैलाते नहीं हो,
तो मुझे नहीं समझ आता कि किस बात से डरते हो। जब फायदा खुद पाते हो तो दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाते हो। जी हाँ, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। वंस अगेन प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, थैंक यू। लौट के आऊंगा, टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। आज का जो आपने कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू।